क्या होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? मतलब जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भाई बैंक आपको ऑफर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से, फर्स्ट बैंक, एक कोई बैंक है, उसने बोला हमारे यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% कंपाउंडेड ईयरली, मतलब साल में एक बार उसको इंटरेस्ट मिलेगा 5% की रेट से। बैंक नंबर 2 ये बोलता है कि भाई हमारे यहाँ बैंक की रेट इस तरीके से है, मान लेते हैं 4.9% कंपाउंडेड हाफ पेली, मतलब ये साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, लेकिन इंटरेस्ट की रेट थोड़ी सी पहले वाले से कम भी है, 4.9% कंपाउंडेड हाफ पेली है। और अगर कोई बैंक बोलता है थर्ड, वे हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ी और कम है, 4.8% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, लेकिन हमारे यहाँ क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मतलब एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो कौन से बैंक में इन्वेस्ट किया जाए, कौन सा बैंक सही है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? किसी में रेट कम है, किसी में रेट ज़्यादा है, लेकिन किसी में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिक पार्ट है, वो ज़्यादा कम है। किसी में एक बार ही मिलता है, किसी में 2 बार मिल रहा है, किसी में 4 बार मिल रहा है। तो कैसे डिसाइड करें कि किस में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है, कैसे मालूम करें? तरीका होगा, तभी तो कंपेयर करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है कि भाई ये तो आपकी कंपाउंडेड ईयरली है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये तो आपकी रेट सही है, इसमें कुछ हमको चेंज नहीं करना है, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट परसेंट कंपाउंडेड ईयरली, कि ये भाई एक साल में कितने परसेंट के बराबर है। यानी अगर हम 2 बार कैलकुलेट नहीं करके एक ही बार कैलकुलेट करते तो वो रेट कितनी पड़ती, या कितना इंटरेस्ट मिलता, या कितना होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मान लो 100 रुपीज डिपॉजिट करे 1 ईयर के लिए, तो पहले वाले पार्ट में एक साल के बाद आपको 105 रुपीज मिलेंगे, 5 रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट में पहले आपको 4.9 यानी 4 रुपीज 90 पैसे का हाफ, आधा, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा नहीं। क्या मिलेगा? इसको हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 2 बार अमाउंट बनेगा आपका। पहले तो 100 जो आपने जमा कराया, फिर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, इसका आधा हुआ 2.45, इसका आधा हुआ 2.45, यानी अब आपका अमाउंट कितना हो गया? 102.45 हो गया। फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 102.45 का इसकी आधे हिसाब से यानी 2.45 की रेट से मिलेगा, इसकी आधी रेट से यानी 2.45 की रेट से, और इंटरेस्ट ऐड होगा। ये इंटरेस्ट निकल आओ, 102.45 में क्या ऐड होगा? 102.45 में ऐड होगा 2.45, इसका हाफ रेट इंटरेस्ट, जो भी आएगा वो आपका फाइनल अमाउंट इसका मिलेगा। यानी अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो यह आंसर आपका फाइनल आएगा। अब ये आंसर और वो आंसर में कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे हमको मालूम पड़ जाएगा। अगर वो ज़्यादा हुआ 105 से तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट होगा, वो कम हुआ 105 से तो यहाँ इन्वेस्ट होगा। पैसे निकालना पड़ता है बार 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 बार। तो इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया? भाई प्रिंसिपल तो 100 मान के चलो, सबका सेम है, बस आप ये डिसाइड कर लो कि भाई फाइनल अमाउंट जो हमको मिल रहा है वो कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो निकाल लो। तो जो भी आपके पास आता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब जो मेन पॉइंट है वो है फॉर्मूला इसका, वो नोट करो। इफेक्टिव
rate of interest RE, R for rate, E for effective rate of interest is equal to 1 plus R by 100 power T minus 1 और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में बदलिए। इसमें R जो आपको डिनोट करता है वो क्या कहलाता है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको कन्वर्ट करना है। R इज इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अगर हम 4.9% कंपाउंडेड हाफेली में जाए तो उसको हम ईयरली में कन्वर्ट जब करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर इसकी जगह 4.9 आएगा, लेकिन जैसा हमने पढ़ा हुआ है कंडीशन हाफेली होने के कारण अपॉन में 200 होगा, पावर में 2 होगा, क्योंकि हम टाइम हमेशा 1 ईयर मान के चलेंगे। तो कंपाउंडेड हाफेली के केस में रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें यहाँ पर 4.9, यहाँ 200, यहाँ 2 और फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे। अगर कैलकुलेट करने पर इसका आंसर पहले वाला जो मैंने लिखा 5% उससे ज़्यादा आया तो सेकंड में इन्वेस्टमेंट कर दो, अदरवाइज फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली इस वाले पार्ट को करेंगे तो यहाँ 4.8, यहाँ 400, यहाँ 4, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्वार्टरली है। तो क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करके नीचे 400, ऊपर टाइम की जगह 4, तो ये भी क्या होगा? ईयरली कन्वर्ट हो गया। अब तीनों ईयरली कन्वर्ट हो गए, पहला 5% है, दूसरा जो आया, तीसरा जो आया, कंपेयर हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा मिलेगा उसमें जमा करा देंगे। इस तरह से कंपैरिजन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले में कंडीशन के हिसाब से आपको नीचे 200, 400 या 1200 लिखना है। अगर हाफेली कंडीशन है तो 200 या 2 पर, क्वार्टरली है तो 400 या 4 ऊपर, और मंथली है तो 1200 या 12 ऊपर। टाइम हमेशा 1 ईयर मान के चलते हैं। एक क्वेश्चन तो इस तरह का बन गया कि भाई आप कंपेयर करके ये बताओ कौन सा बैंक बेटर है, जैसा यहाँ देखा, और एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट निकालने का बन गया। और दूसरा फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का RE इज इक्वल टू E की पावर R माइनस 1 into 100 when interest is compounded कंटिन्यूसली, मतलब लगातार, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई आपके पास कंडीशन नहीं है। E की पावर R माइनस 1, जैसे हाफेली हुआ तो आपको पता है रेट डिवाइडेड बाय 2, टाइम मल्टीप्लाई बाय 2। कंटिन्यूसली मतलब अभी डिपॉजिट किया, अभी इंटरेस्ट, अभी डिपॉजिट किया, अभी, तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है। बाकी जो वैल्यूज होती है, जैसे ये पावर वाली वैल्यूज जनरली दे रखी है, अगर पावर 2 हुई तो आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर पावर 4 हुई, 12 हुई, तो नेचुरली वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में मिलती है, क्योंकि ये लॉग टेबल से निकलेगी, आप गिवन होनी चाहिए। लेकिन अगर स्क्वायर हुआ तो जैसे अभी 4.9 वाला केस था, तो 1 प्लस 4.9 अपॉन 200 पावर 2, अब वो जो आया उसको मैनुअली स्क्वायर करना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 4.9 अपॉन 100 कितना हो गया? 4.9 अपॉन 100, मतलब नीचे 3 जीरो हो गए, डेसिमल हटा दे तो 0.049, 1.049 का स्क्वायर करना है, वो आप मैनुअली करोगे, 1 को माइनस करोगे, इंटू 100 करोगे, इतना करना पड़ सकता है। 2 तक तो कर सकते हैं, बाकी की पावर क्वेश्चन में मिलती है।
तो ये फॉर्मूलेस के यूज करेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है इफेक्टिव रेट बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इफेक्टिव रेट which is equivalent to a stated rate of 6% compounded semi-annually. अब इसमें आप लगाओ फॉर्मूला कंडीशन के हिसाब से। r की जगह 6 अपॉन में 200 पावर में 2, और क्योंकि यहाँ पर अभी कोई वैल्यू नहीं है तो आपको मैनुअली स्क्वायर करना है। स्क्वायर तक आप मैनुअली कर सकते हो, राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। जितनी पावर है, जितनी वैल्यू है, पूरा लिखना है। वन प्लस r बाय 100 पावर t माइनस 1 इंटू 100। r की जगह 6 अपॉन में 200 पावर में 2। 6 बाय 200 को बस 2 से डिवाइड कर लेना तो 3 बाय 100 हो गया। 3 बाय 100 मतलब 0.03। 1.03 की पावर 2 मैनुअली करना है। सिक्स 6.09% इसका आंसर है। तो ये हो गया आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस 6 अपॉन 200 पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज आर ई इज इक्वल टू, इसको पहले 2 से काट दो, 100 हो गया, 3 हो गया। अब डेसिमल 2 के बाद लग जाएगा तो 0.03 बन जाएगी। तो 1.03 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको मैनुअली 1.03 का स्क्वायर करो, 1 माइनस करो, इंटू 100 करो, तो इसका आंसर आएगा, सबका सेम आना चाहिए, 6.09%। क्योंकि स्क्वायर आपको खुद करना है, स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं है करना, है ना। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में Mr. Dinesh has 2 investment options. Either 10% per annum compounded semi-annually, or 9.8% per annum compounded quarterly.
क्वार्टरली, ये दो ऑप्शन हैं उसके बाद। नाउ विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मिस्टर दिनेश? Which option is better for Mr. Dinesh? Given that 1.0245 power 4, 1.0245 power 4, 1.1017। तो दो केसेस बनाओ, केस 1 करके फॉर्मूला लगाओ। पहले कंडीशन जो है वो सेमी एनुअली है, 10% है। फिर उसके बाद क्वार्टरली का फॉर्मूला लगा के दूसरा केस बनाओगे। दोनों में जो आंसर ज्यादा आएगा वो अपना बेटर ऑप्शन कहलाएगा। पहले की कैलकुलेशन मैन्युअली करनी है, स्क्वायर वाला पार्ट है, दूसरे का क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है। वन प्लस 10/100 पावर 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 1.1 का स्क्वायर हो गया, -1 हो गया, इंटू 100 हो गया। तो इसका आंसर कितना है? यस, 10.25% इसका आंसर आएगा। 1.1 का स्क्वायर 1.21 होता है, -1 इंटू 100 यानी 0.21 इंटू 100, और यानी इसका आंसर हुआ आपका, सॉरी अपॉन में 200 लिखना है, अपॉन में 200 लिखना है, 10/100 यानी 1.05 स्क्वायर -1 इंटू 100। अब 1.05 का स्क्वायर मैनुअली करना है, 1 माइनस करना है, इंटू 100 करना है, ये सब करना है। तो आंसर इतना है 10.25%। अब सेकंड केस में क्वार्टरली वाली कंडीशन लगाओ। केस 2, RE इज इक्वल टू 1 प्लस, अब हमारे पास आ रहा है 9.8 डिवाइडेड बाय 400 पावर 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया RE इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व कर दोगे तो नेचुरली वो वाली वैल्यू ऊपर वाली आ जाएगी, और इसकी जगह हम जब वैल्यू रख देंगे तो यहाँ 1.1017 -1 हो गया इंटू 100। तो यहाँ पर माइनस करके इंटू करेंगे तो आएगा कितना? 10.17%। जब आपको ये वैल्यू दे रखी होती है तो फिर हमारा आंसर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही हमारा आंसर लिखा हुआ है। इस डेसिमल को 2 प्लेस आगे शिफ्ट कर दो और डेसिमल के पहले की डिजिट हटा दो, 1 तो भूल जाओ, 2 शिफ्ट कर दो, 10.17 आंसर होगा सीधा सीधा। जब वैल्यू दे रखी होती है तो बहुत आसान हो जाता है। तो आंसर तो बताइए, अब ये इतना आया वो इतना आया, तो हम कहेंगे वो रेट ज्यादा है फर्स्ट वाली, तो हम कहेंगे कि बिकॉज रेट इन फर्स्ट केस is greater than rate in second case, so therefore option 1 is better। इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कंपेयर करके आंसर लिखना। फर्स्ट ऑप्शन बेटर है, फर्स्ट में हम इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। नाउ अब आता है नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, मिस्टर एक्स took a loan of
Mr. X took a loan of rupees 2000 for 6 months. Now lender deducts rupees 200 as interest. Rupees 200 as interest while lending. Now find the effective rate of interest. Find the effective rate of interest charged by lender. अब यहां पर क्या है क्वेश्चन में कि सबसे पहले 2000 रुपीज का उसने लोन लिया है, 6 मंथ्स के लिए लिया है, लेकिन जैसे ही उसने लोन लिया उसी वक्त लोन लेते ही तुरंत एट प्रेजेंट उसने 200 रुपीज काट लिए, मतलब आपके हाथ में 2000 रुपीज नहीं आए, 1800 रुपीज आपको मिले, 1800 रुपीज, 2000 नहीं मिले। तो हम क्या लिखेंगे इसका मतलब, भाई हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो 200 हो रहा है, लेकिन हमारे हाथ में आ रहे हैं केवल 1800 रुपीज। तो हम क्या बोलेंगे, इफ प्रिंसिपल इज rupees 1800 then the interest is rupees 200। यानी इन तरह से क्या हुआ भाई, आपने 1800 रुपीज आपके हाथ में है और आपने 200 रुपीज का इंटरेस्ट दिया। तो इस केस में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल तो हो गया 1800 जो हमको मिला उस समय, और इंटरेस्ट हो गया 200 रुपीज। अब हमने इसको यूनिटी मेथड से बोला कि इफ प्रिंसिपल इज रुपीज पहले 1 देन द इंटरेस्ट इज रुपीज 200 अपॉन 1800 दैट इज 1/9। पहले हमने भाई 1800 रुपीज हमको मिले तो उसका इंटरेस्ट 200 हो गया। अब यूनिटी मेथड से अगर 1 रुपीज होता तो मतलब 1/9 रुपीज का इंटरेस्ट लग रहा है। और अब 100 से इफ प्रिंसिपल इज रुपीज 100 देन द इंटरेस्ट इज 1/9 into 100 that is equal to 100 upon 9। क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हमेशा परसेंटेज में यानी 100 रुपीज पर बेस्ड होती है। हम बोलते हैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 100 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो 5 मिलेगी, तो इसीलिए यहाँ 100 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/9 रुपीज हमारा हो गया 100 रुपीज के लिए, और हो गया कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए हो गया, 6 मंथ के लिए। ये हो गया हमारे पास। नाउ इफ this is rupees 100 then interest for 6 months is equal to 100/9 रुपीज। कितना मंथ का हो गया ये, 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए लिया गया है, 6 मंथ्स के लिए ये रेट लग रही है। अब जो परसेंटेज होती है वो 100 रुपीज के ऊपर होती है, 100 रुपीज पे इतने रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, और 1 साल के लिए होती है 1 ईयर के लिए। तो अभी ये 6 मंथ्स की है तो इसको क्या करें, 12 मंथ्स का कन्वर्ट कर दें। तो 12 मंथ्स का कन्वर्ट करने के लिए इंटू 2 हो जाएगा, 100/9 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का निकालना है तो इंटू 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये। तो यहाँ आ जाएगा इफ प्रिंसिपल इज रुपीज 100 देन इंटरेस्ट पर ईयर
इज इक्वल टू 100/9 इंटू 2, दैट इज 200/9 रुपीज। ये अब आपकी रेट परसेंटेज में बदल गई है। क्या बन गया? 200/9 रुपीज जो रेट आई वो परसेंटेज होगा, क्योंकि परसेंटेज में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, पहला 100 रुपीज का इंटरेस्ट और दूसरा 1 साल का इंटरेस्ट। या फिर अगर रेट हमेशा ऐसे दी होती है, फिर जब फॉर्मूले में डालते हैं तो अपन कंडीशन के हिसाब से कम ज्यादा जो भी करना है वो कर देते हैं। तो अभी अपनी एक तरह से रेट हो गई यहाँ पर। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है कितने टाइम का? 6 मंथ का। 6 मंथ का तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? रेट में डिवाइडेड बाय 2 करना है। 100 तो नीचे आएगा ही आएगा, मतलब 200 से डिवाइड करना है और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। यानी अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो होगा 1 प्लस r/100 पावर t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 1 प्लस 200/9 को डिवाइडेड बाय 200 करना है। 2 से तो करना ही है, परसेंटेज के कारण 100 से भी करना होता है। इसकी पावर 2 माइनस 1 इंटू 100। तो फाइनली हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये तो 200 तो वह कट गया, 9 बचा केवल अपॉन में। 1 प्लस 1/9 रह गया है तो केवल, यानी 1 प्लस 1/9 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये बच गया केवल। अब आपको मैनुअली 1 प्लस 1/9 करोगे तो 10/9 हो गया। 10/9 का स्क्वायर करो। अभी पॉइंट्स में मत निकालना, पहले एलसीएम लेना जब फाइनल कैलकुलेशन पॉइंट्स में होती है। तो 10/9 हो गया, उसका स्क्वायर करो माइनस 1, यानी एलसीएम लेके सॉल्व करो तो तब जाके आपका ये फाइनल आंसर आपको मिलेगा। वैल्यू यहाँ नहीं दे रखी है। रेट को तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं ना, परसेंटेज हटाते हैं तो ये परसेंटेज में रेट कन्वर्ट हो गई। ये कितना हो गया? 10/9 का स्क्वायर यानी 100/81 माइनस 1 अपॉन 81 करना, एलसीएम लेके इंटू 100 करना। फिर बाद में डिवाइड करते हुए अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कम से कम इसका आंसर बताओ। रेट की इंटू 100 करने के बाद अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये हो गया 10/9 स्क्वायर करा 100/81, एलसीएम लिया 100 माइनस 81 अपॉन 81 और 100 में से 81 सब्ट्रैक्ट हुआ, 19 बचा। 1900 हुआ अपॉन 81 हुआ। अब 1900 को 81 से डिवाइड करके बताओ कितना हुआ। अप टू 2 प्लेसेस। up to 2 places of decimal। कैलकुलेशन मत से घबराते नहीं है, कैलकुलेशन करते हैं। अब इससे पहले ईएमआई में तो करिए कि नहीं, ये तो छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो up to 2 places 23.4645 करेक्ट है, क्योंकि ये हो गया आपका 1 प्लस 1/9 यानी 10/9, 10/9 का स्क्वायर 100/81 100/81 माइनस 1 इंटू 100, एलसीएम लेने पर 19 इंटू 100 अपॉन 81 यानी 1900 अपॉन 81। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर है वो है 23.46% या 45। अब क्योंकि आगे की डिजिट आई होंगी तो उसको राउंड ऑफ कर दिया होगा, इसलिए ये भी चलेगा। 23.45 भी चलेगा, 46 भी चलेगा।
ऐसे निकाल लें। अब ये तो हुआ इतना बड़ा मेथड, लेकिन अब इसमें हमने देखा, ऑब्जर्व क्या किया। सबसे पहली लाइन जो थी हमारी क्वेश्चन की वो थी कि भाई उसको जो अमाउंट दिया, लोन लिया उसने, वो 2000 रुपीज था। लोन लिया था 2000 रुपीज का और 6 मंथ्स के लिए लिया था और 200 रुपीज डिडक्ट हो गए थे पहले। तो क्या बोलेंगे अपन पहले, नाउ इंटरेस्ट फॉर रुपीज 1800 रुपीज 200, जैसा मैंने अभी पहले लिखा। क्या बोलोगे आप, 1800 रुपीज आपके हाथ में आए हैं और 200 रुपीज आपका इंटरेस्ट लग गया, इसका मतलब ये होगा। पहली लाइन हो गया। नाउ अब आप 1 रुपीज का निकाल लो। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर रुपीज 1 इज रुपीज 200 अपॉन 1800, दैट इज 1/9। अब आगे का काम जो हमने अभी किया वो परसेंटेज में बदलने के लिए किया। परसेंटेज में दो चीजें चाहिए होती है, 100 रुपीज 12 मंथ। तो 100 रुपीज का निकालूंगा तो इंटू 100 करना पड़ेगा, और ये 6 मंथ्स का है। 12 मंथ्स का निकालूंगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इसके आगे 1/9 इंटू 100 इंटू 2 होगा, जो हमने पिछले बार किया। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए आपको हमेशा दो चीजें चाहिए होती है, 100 रुपीज पर और ईयरली। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, 200/9 आ गया, तो जब फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 200 तो करना ही है, क्योंकि कंडीशन तो हाफ वेली हो गई, 6 मंथ्स की बात कर रहा है वो, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो हुआ क्या फाइनली, अगर हम चेक करें तो ये बना तो 200/9 था, लेकिन डिवाइडेड बाय 200 तो करना ही पड़ा, तो बना तो फाइनली 1/9 ही। तो अब आगे के क्वेश्चन में अब हम इसी को डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दिया करेंगे। ये सिर्फ ऐसा क्यों, कैसे, क्या रीजन है। अब आगे हमने जो मैंने अभी 2 लाइन लिखी वो नहीं करेंगे, यानी 100 रुपीज का नहीं निकालूंगा, सिर्फ 1 रुपीज का निकाल दिया। अब जो ये मेरा फॉर्मूले में सीधा 1/9 चला जाएगा, कोई अब उसमें आगे कोई डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करना है, 1 + 1/9 सीधा। पावर जो है वो कंडीशन के हिसाब से देख लो, 6 मंथ का पूछा है तो 2, 3 मंथ का पूछा है तो 4, 1 मंथ का पूछा है तो 12, जितने महीने का इंटरेस्ट पूछा है मान लो, उसी हिसाब से आपको पावर डालनी है। और मैं आ गया डिवाइड बाय कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कुछ डिवाइड करोगे तो पहले इसको प्रॉपर वे में लाना है, यानी उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, बाद में डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बात तो एक ही हो गई, इसलिए हम आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें एडवांस में पेमेंट ले लिया गया, इंटरेस्ट एडवांस में ले लिया गया, तो मेथड ये स्टेप लगाना है आपको, है ना। और एक क्वेश्चन और देखो, 4th, फाइंड द इफेक्टिव रेट। अरे 5 मिनट का क्वेश्चन है, 5 मिनट। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न equivalent to a nominal rate of nominal rate of 6% per annum compounded, पहला पार्ट क्वार्टरली, एंड दूसरा पार्ट कंटिन्यूसली, दूसरा पार्ट कंटिन्यूसली। और वैल्यूज आपको यहाँ सब दे ही रखी है, कंटिन्यूसली पहला पार्ट। अब इसमें वैल्यूज हैं इस तरह से, 1.015 पावर 4 इज इक्वल टू 1.06136, और सेकंड है e की पावर 0.06 इज इक्वल टू 1.06183।
तो इस क्वेश्चन में कुछ भी बचा ही नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी है, सब वैल्यूज दे रखी हैं। अब पहला पार्ट जब आप करोगे तो आएगा इफेक्टिव रेट 1 प्लस 6/400, क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4, ओके 400 पावर 4 माइनस 1 इंटू 100, और ये पूरा का पूरा जब सॉल्व होगा तो 1.015 की पावर 4 ही बनेगा, तो इसलिए बहुत आसान है। और 1 माइनस होगा तो डेसिमल के बाद का पॉइंट बचेगा, सीधी बात, यानी ये होगा सिंपली 0.06136 इंटू 100। और अब जब इसको 100 से इंटू करेंगे डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.136% तो हमारा पहला आंसर आएगा, सिंपल, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें। और दूसरा जब फॉर्मूला लगेगा तो उस केस में आएगा आर ई इज इक्वल टू ई की पावर आर माइनस 1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू ई की पावर, अब यहां हमारी रेट जाएगी 6/100, यहां कोई कंडीशन नहीं होती है, 6/100 माइनस 1 इंटू 100, यानी ये बन गया ई की पावर 0.06 जिसकी वैल्यू ऊपर है, तो 1.06183 माइनस 1 इंटू 100, that is 0.06183 into 100 और that is 6.183%। इनमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं होती, वैल्यू दे रखी होती है तो बस डेसिमल को शिफ्ट करना है और कुछ नहीं, 2 प्लेसेस। ये वाला डेसिमल यहाँ चला गया पहला आंसर, ये वाला डेसिमल यहाँ चला गया, यहाँ पे दूसरा आंसर, बस आंसर क्वेश्चन में ही हमारे आंसर जो लिखे होते हैं। अब कल बाकी कुछ क्वेश्चंस और इसके कल करते हैं इस टॉपिक से। 5 मिनट भी नहीं लगी इस क्वेश्चन में, अब तो दे रखा है।